अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। दुआ करते हैं ए हमारे रब हमें ऐसी आफत ने घेर लिया है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे कि दुनिया में सहाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कलम और कैमरे से खौफजदा मोदी सरकार कश्मीरी सहाफियों का गला घोंट रही है। मकामी और आलमी सहाफियों के लिए मकबूजा कश्मीर सहाफती जिम्मेदारियां अदा करना शदीद मुश्किलात बना दिया गया है। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में जबर को बेखबरी के पर्दे के पीछे छुपाने की मजमूम कोशिश में वादी के सहाफती इदारों को जुल्म और जबर का निशाना बना रखा है। किसी भी सहाफी को खबर या तस्वीर से नाराज होकर पूछगछ के लिए फौजी कैंपों में बुला लिया जाता है। मकबूजा कश्मीर में सहाफत को तनी हुई रस्सी पर चलने पर मजबूर कर रखा है। आलमी ज़राए अबलाग पर तो कश्मीर के दरवाजे अरसा दराज से बंद हैं। अब भारतीय और बैनुल-अक़वामी मीडिया के साथ काम करने वाले कश्मीरी सहाफियों का वजूद और सरगर्मियां भी नागवार होती जा रही हैं। जाली मुकदमात ने कश्मीरी सहाफत के ऊपर मंडलाने वाली नादीदा तलवार को अयां कर दिया। श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली 26 साला मुसर्रत ज़हरा का जुर्म मकबूजा कश्मीर के आशोब ज़दा हालात, खाक और खून के लथड़े हुए लाशों, बैन करती औरतें और पुरनम आंखों के हामिल बच्चों की तस्वीरें बनाकर आलमी ज़राए अबलाग पहुँचाना है। मकबूजा कश्मीर में सहाफती जिम्मेदारियां अदा करते कश्मीरी सहाफी अपनी कहानी कुछ यूं सुनाते हैं। किसी जगह हम फोटोग्राफी कर रहे थे कि पुलिस आ गई और हमें डराने धमकाने लगी। उन्होंने हमारे सहाफी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। एक दूसरे सहाफी बताते हैं कि हमें काम करने से एक जगह रोका जाता है। आप मकामी सहाफती इदारे के साथ मुंसलिक हो या आलमी इदारे के लिए काम कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हम फोटोज ले रहे थे तो इतनी पुलिस आ गई कि मतलब इनको भगाओ यहाँ से, मतलब जो फोटो जर्नलिस्ट है इनको भगाओ यहाँ से। फिर हमारे पीछे बहुत सारी पुलिस भागेगी तो और एक जर्नलिस्ट को पकड़ा भी था और उसको भी मारा। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज अनअवेयर अबाउट द सिचुएशन। दे आर टोटली इन लिम्बो, लाइक दे डोंट नो व्हाट टू डू एनीमोर। नो वन इज अलाउड, नॉट इवन प्रेस। तो इफ यू हैव अ कर्फ्यू पास तभी जाके आपको आगे जाने देंगे, उसके बगैर नहीं। अगर आप काम भी कर रहे हो, यू आर वर्किंग जर्नलिस्ट, यू आर अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट, इवन इफ यू आर वर्किंग फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट स्टिल डजंट मैटर। कामरान यूसुफ एक प्रोफेशनल और निडर सहाफी के तौर पर जाने जाते हैं। उनको गुज़श्ता सितंबर में गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उन पर भारत के खिलाफ काम करने का मुकदमा बनाया गया। कामरान यूसुफ की गिरफ्तारी पर आलमी सहाफती इदारों की तरफ से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय हुकूमत का कहना है कि कामरान सहाफी नहीं, पाकिस्तान का जासूस है। एक और मुतहर्रिक सहाफी गौहर गिलानी अपनी रिपोर्ट्स में कश्मीर में चारों तरफ बिखरे वाकयात को दयानतदारी से रिपोर्ट करते हैं। उन पर भी मुकदमा दर्ज करके थानों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं और उनकी आवाज खामोश करने की कोशिश की जा रही है। So this is the kind of control they want to impose. I don't know why, and this kind of thought control and control on the narrative on social media, control on the narrative in mainstream media, kind of control is happening in Kashmir by caging 8 million people there. No internet for the local population, no mobile phones working for the population. तारीख ने साबित किया कि कलम को जंजीर पहनाना कभी किसी मसले का हल नहीं रहा। इन अखबार नवेसियों के कैमरे और कलम से खौफ हकीकत में भारत के अमाल व अफ़आल का फितरी नतीजा है। भारत की फाशिस्ट हुक्मरान मोदी सरकार के मकबूजा कश्मीर पर गंदे प्रोपेगेंडे के ढोल का मकामी सहाफियों ने पोल खोल के रख दिया। भारतीय इंतहा पसंद हुकूमत कश्मीर पर झूठा बयानियां दुनिया के सामने पेश कर रही है। People of Kashmir have a special attachment to the Article 370, especially when Indian government took it away in a mode when nobody was informed, when nobody was made aware. Like even if it goes, what's going to happen? Everything was locked down, barbed wires stretched and guarded by paramilitaries, forces, everything. They said that this clampdown is particularly for journalists, for media not to report on what is happening in the ground. There is not a direct access to the subject. Earlier, a story which I used to do in 3 or 4 hours a day takes me at least 5 or 6 days. You cannot call anybody, you cannot move out because of the curfew, and you have no way or no means to send your story. If you somehow manage this, you have no means to send your story out. Some media outlets here, mostly the foreign media outlets, they would like have their content in a pen drive and then send it to Delhi
through courier. They had somebody from their own organization who would fly to New Delhi and then maybe return the next morning. One of my friend in television, he helped me with uplinking my stories. I would write it on the page. He would make a video out of it. That video would go to his Delhi office. Then his Delhi office would send it across to my editor in the Hindu. This was one of the greatest stories of our times. For my generation, it was the biggest story. And we weren't able to file that story, which is very unfortunate. भारत में मुसलमानों पर मोदी के बलवाइयों के मजालिम पर अरब मीडिया भी बोल पड़ा। अरब एंकर्स ने अपने चैनल पर भारत में मजहबी आजादी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। पूरी दुनिया से मुतालबा करते हैं भारत में आरएसएस के गुंडों के मुसलमानों पर तशद्दुद का नोटिस ले, दुनिया भारत पर दबाव डालकर उन मुजालिम को रुकवाए। हम पूरी दुनिया में अमन की अपील करते हैं और इंतहा पसंदी की हर शक्ल की मजम्मत करते हैं। हम मुसलमान के तौर पर भारत में मुसलमानों पर तशद्दुद के लिए कम से कम ट्विटर का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी हुकूमतों, इंसानी हकूक की तंजीमों और OIC से अपील करेंगे इन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के खिलाफ मुत्तहिदा मौक़िफ़ भारत के खिलाफ अपनाया जाए। भारत में मुसलमानों को तशद्दुद करके जाँ बहक किया जाता है या जख्मी करके सड़कों पर फेंक दिया जाता है। मुसलमान खवातीन को अस्पतालों में ज़चगी से रोका जाता है और मर्दों का इलाज नहीं किया जाता। मुसलमान ताजरों को कारोबार में नुकसान पहुंचाने की तहरीकें चल रही हैं। उनका कसूर सिर्फ मुसलमान होना है। भारतीय इंतहा पसंद हुकूमत ने मजालिम की तमाम हदें उबूर कर ली। मजहबी आजादी के बाद मुसलमानों के हुकूक के लिए आवाज उठाने का हक भी सलब कर लिया। भारतीय जेल तिहाड़ में कैद मुसलमान लड़की की कहानी उसका मुंह बोलता सबूत है। जामे मिलिया इस्लामिया की PhD स्कॉलर सफूरा को इंसानी हकूक के लिए आवाज उठाने के जुर्म में जनूबी एशिया की सबसे बड़ी और बदनाम जमाना भारतीय तिहाड़ जेल में कैद कर दिया है, जहां वो रमजान की रातें गुजारने पर मजबूर हैं। 27 साला सफूरा को 11 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने भारत के शहरी हकूक के काले कानून के खिलाफ जाफराबाद के इलाके में एहतजाज करने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। बाद में पुलिस ने इसके खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। सफूरा जामिया मिलिया इस्लामिया की तंजीम के साथ मुंसलिक थी, जो भारत में शहरियत के कानून के खिलाफ एहतजाज करती है। भारत सरकार ने सफूरा पर गैर कानूनी असला रखने और इक़दाम कत्ल के इल्जाम में भी मुकदमा दर्ज किया है। इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले अफराद और तंजीमें सफूरा की आजादी के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चला रही हैं। उनका कहना है इसको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसकी सेहत के बारे में भी सवाल उठाए जा रहे हैं। भारत वबाई मर्ज कोरोना का इस्तेमाल करके कश्मीर में क्रैकडाउन तेज करने के घिनौने इक़दाम पर अमल पैरा है। दुनिया कोरोना वायरस से निपट रही है, जबकि बीजेपी भारत खास तौर पर कश्मीर में फिरका वाराना तासुब और मुनाफरत का वायरस फैलाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। दुनिया को भारत में नफरत अंगेज तकारीर, खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ फैलाए जाने वाली नफरत का नोटिस लेना होगा। भारत को एहसास दिलाना होगा कि कोरोना वायरस खतरनाक है, भारत के मुसलमान नहीं। खुद को लिबरल की पहचान देने वाले हुक्मरान अपने मुल्क में कानून की हुक्मरानी, शहरी सियासी हुकूक के खिलाफ अदम रवादारी के शोलों को हवा दे रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी तारीख का बदतरीन लॉकडाउन इस वक्त दुनिया की तवज्जो का मुतलाशी है। दूसरी तरफ भारत की पाकिस्तान दुश्मनी और इल्जाम तराशी खित्ते के लिए इंतहाई खतरनाक पैगाम है। पाकिस्तान के खिलाफ बेकार इल्जामात लगाने की बजाय भारत सरकार मकबूजा कश्मीर में बेरहमाना लॉकडाउन को खत्म करे और हिंदुत्व के एजेंडे पर अमल पैरा होकर कोविड-19 पर बैनुल-अक़वामी तवज्जो का इस्तेहसाल करना छोड़ दे। भारत मासूम कश्मीरियों को जेल में बंद कर रहा है, सहाफियों के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाकर मुकदमात बना रहा है, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और म्यूनिसिपल वर्कर्स के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से कश्मीर पर अपनी नाजायज गिरफ्त मजबूत करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। गुज़िश्ता साल मोदी की फाशिस्ट हुकूमत ने कश्मीर
कश्मीर की खास हैसियत खत्म कर दी। कश्मीर पर गासिबाना गैर कानूनी हमला करके कश्मीर की मुसलमान अक्सरियत को खत्म करने की घिनौनी साजिश की गई है। कश्मीर में तैनात गासिब भारतीय अफवाज ने सड़कों पर खारदार तारें लगाकर और पत्थरों से भरे तेल के ड्रम लगाकर वादी की आजादी और वकार को नुकसान पहुँचाने के इकदाम पर अमल पैरा है। मकबूजा कश्मीर की खास हैसियत के खात्मे का काला कानून के इस्तेमाल करने के बाद हिंदू कौम परस्त हुकूमत मकबूजा कश्मीर में हिंदुओं को जायदाद खरीदने के लिए आसानियां पैदा कर रही है। गलियों में गश्त करते मसल्ला फौजी दस्तों की गश्त, शदीद तरीन लॉकडाउन ने वादी में खौफनाक सूरत हाल पैदा कर रखी है। अप्रैल के शुरू में हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तानी सरहद के साथ वाक़े देहातों में टैंक और तोपें भिजवाकर शहरी आबादी को खौफजदा कर दिया। कश्मीर में बदतरीन लॉकडाउन और शहरी आबादी को ढाल बनाकर खौफ व हिरास फैला रखा है। आलमी वबा जानलेवा कोरोना वायरस भी हिंदुस्तान की फौज को मकबूजा कश्मीर की सरजमीन में बेरहमी और जालिमाना कार्रवाइयां करने से नहीं रोक सकी है। वादी जन्नत नजीर में कर्फ्यू को 274 रोज हो गए। काबिज फौज के इंसान दुश्मन कार्रवाइयां थम न सकी। अगवा, कत्ल, इस्मत दरी के वाकयात मामूल, ग़िज़ाई क़िल्लत और अद्वियात का बहरान बरकरार है। मकबूजा वादी में बुज़दिल भारतीय फौज की वहशियाना कार्रवाइयों में मजीद तेजी आ गई। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की ताज़ा लहर के दौरान भारतीय फौज ने घर घर तलाशी की आड़ में लूट मार और असमत दरी की वारदातों की अंजामदेही का सिलसिला शुरू कर रखा है। कोई सदा एहतजाज बुलंद करे तो अब्दी नींद सुला दिया जाता है। वादी में वबाई हमलों के बीच शदीद खतरात मंडला रहे हैं। काबिज इंतजामिया ने कश्मीरियों को इलाज की सहूलियात देने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है। मुकामी डॉक्टरों को लोगों के इलाज से मना किया गया है। बात न मानने पर जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। वादी में जबरी पाबंदियां 9 माह से बरकरार हैं। खुराक, अजनास और अद्वियात की तरसील पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। तालीमी इदारों पर ताले हैं। कारोबारी मराकज बंद, गलियां और बाजार सुनसान पड़े हैं। चप्पे चप्पे पर बुज़दिल फौज की चौकियां मौजूद हैं। इंटरनेट, मोबाइल और लैंडलाइन सर्विसेज भी मुअत्तल हैं। फैसलाबाद के इलाके समंदरी में दफा 144 की खिलाफ वर्जी जारी है। शहरियों का दुकानों पर रश भी कम ना हो सका। आपको बताएं कि फैसलाबाद में समंदरी में दफा 144 की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जबकि सब्जी मंडी में शहरियों का रश है और हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया, जबकि समाजी फासले का ख्याल न रखने से कोरोना फैलने का खदशा भी जाहिर किया गया है। आपको बताएं कि समंदरी में दफा 144 की खिलाफ वर्जी की जा रही है और सब्जी मंडी में शहरियों का रश है, जबकि हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है। सादिकाबाद में थाना सदर के SHO ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। दौरान गश्त सड़क किनारे मिलने वाले प्लास्टिक बैग में मिलने वाली 7 लाख की रकम वापस कर दी। सादिकाबाद में थाना सदर के SHO ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। दौरान गश्त सड़क किनारे मिलने वाले प्लास्टिक बैग में मिलने वाली 7 लाख की रकम वापस कर दी। खबर दें आपको कराची से, लॉकडाउन के दौरान पतंगबाजी का खूनी खेल जारी है। नाज़िमाबाद में 4 साला सुफियान वालिद के साथ जा रहा था कि गले पर पतंग की डोर फिर जाने से जान की बाजी हार गया। रिपोर्ट देखिए आता हुसैन की। पतंग की डोर ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। कराची के इलाके नाज़िमाबाद नंबर 2 में 4 साला सुफियान अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि पतंग की डोर उसके गले पर फिर गई, जिससे वो शदीद जख्मी हुआ। अहले खाना के मुताबिक वाक़े के वक्त बच्चा वालिदैन के साथ बल्दिया जा रहा था। रमजान के बाद बच्चे का स्कूल में दाखिला कराना था। बच्चे के गले पर डोर फिरी तो वालिदा ने दुपट्टे से खून रोकने की कोशिश की। अस्पताल मुंतकिल करने तक सुफियान की सांसें चल रही थी। पुलिस की अदम मौजूदगी की वजह से अस्पताल ने तिबी इमदाद नहीं दी। उन्होंने मुतालबा किया कि इस तरह के वाकयात रोकने में आला हुकाम हिकमत अमली बनाए। पुलिस ने बच्चे की पतंग डोर से हलाकत का मुकदमा सेक्शन 302 के तहत दर्ज कर लिया है। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद इरशाद बुखारी कहते हैं 5 मई को पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर नहीं लाएंगे। ताहम सिंध हुकूमत ने फाकों पर आए ट्रांसपोर्टर्स वर्कर्स के पैकेज ऐलान नहीं किया तो फिर गाड़ियों समेत खुद को आग लगाएंगे। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सरबरा इरशाद बुखारी का कहना था कि हम पहले 1 मई को ट्रांसपोर्ट सड़कों पर लाने का ऐलान किया था, जिसे बढ़ाकर 5 मई किया। ताहम 5 मई को सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं ला रहे। अगर ट्रांसपोर्ट सड़कों पर लाए तो शहर के हालात खराब होंगे। हमने 1 मई को गाड़ियाँ लाने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन उसके बाद फिर हमने उसको एक्सटेंड करके 5 मई कर दिया। लेकिन उससे पहले कि हम 5 मई को गाड़ियाँ सड़कों में लाए, मैंने लिखा है कि
ये तसादम होगा। इरशाद बुखारी का मजीद कहना है कि वजीर आला सिंध ने ट्रांसपोर्टर्स के लिए कोई पैकेज नहीं दिया तो फिर गाड़ियों समेत खुद को आग लगाएंगे। सूबाई हुकूमत लॉकडाउन करके बैनुल अक़वामी दुनिया में शोहरत हासिल करना चाहती है। मौजूदा फैसलों की वजह से गरीब ट्रांसपोर्टर्स और वर्कर्स फाकों से दो चार हो चुके हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने वफ्द के हमरा वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादर शाह और वजीर तालीम सैयद गनी से मुलाकात की, जिसमें मामलात पर गुफ्तगू हुई। अगर वजीर आला साहब हमें कोई कंपनसेशन नहीं देते, कोई इमदादी पैकेज ऐलान नहीं करते, हम अपनी गाड़ियां चौराहों पे ला के खड़ी कर देंगे। उसमें गरीब मालकान भी होंगे, ड्राइवर कंडक्टर भी होंगे और उनके बच्चे भी होंगे और उनको में आग लगाएंगे। इरशाद बुखारी का कहना था कि इस दौरान हालात खराब होने की तमाम तर जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर आयद होगी। तवील लॉकडाउन से संगीन मुआशी बहरान का सामना। ताजिर तंजीमों ने 9 मई तक दुकानें न खोलने की सूरत में 10 मई को खुद मार्केट्स खोलने का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट करेंगे वकार हुसैन। तवील लॉकडाउन से माशी बुरहान संगीन होने के साथ साथ लाहौर की ताजिर बरादरी का सबर जवाब दे गया। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख की दावत पर शहर की तमाम मार्केटें बाजारों के अहदेदारों का लाहौर चैम्बर में बड़ा इजलास हुआ। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इरफान शेख ने कहा कि छोटे ताजरों का नुकसान हो रहा है, मजीद नहीं कर सकते। 9 तारीख डेडलाइन दी हुई है गवर्नमेंट ने, 10 तारीख को दुकानें खोल दे। मेरी मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह खुली है। मुझे शिकवा है कुछ अपने लोकल ट्रेडर्स लीडर्स के ऊपर, जैसे जीशान ने कहा है कि कुछ नोटिफिकेशन की ऐसी शिकें हैं जिनके ऊपर बहुत से कारोबार खुल सकते थे, लेकिन उन्होंने उस पर स्टेप नहीं लिया, इनिशिएटिव नहीं लिया। काश को वो पहले दिन उसको ले लेते तो पहले दिन वो खुल सकती थी। ताजिर तंजीमों के मरकजी कायदीन ने कहा कि 40 दिन के तवील लॉकडाउन से माशी तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। ताजिरों के पास मुलाजमीन की तनख्वाहों, यूटिलिटी बिल्स, टैक्स और राशन खरीदने के लिए पैसे मौजूद नहीं। हुकूमत SOPs के साथ मार्केट्स और बाजार खोलने की इजाजत दे। मार्केट्स और बाजार ना खुले तो कोरोना से ज्यादा भूख से लोग मर जाएंगे। 24 मार्च से लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन नाफिज है। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नजर लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी का नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। 24 घंटे के दौरान मजीद 23 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मुल्क में मुतासरा मरीजों की तादाद 19,103 हो गई है। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान 989 मरीज सामने आए हैं। आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 8,716 लोगों के टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क भर में 2,03,025 मरीजों के टेस्ट किए जा चुके हैं। 4,817 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। पंजाब में मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा है, जहां पर 7,106 मरीज हैं। दूसरे नंबर पर सिंध है, जहां पर मरीजों की तादाद 7,102 है। बलूचिस्तान में 1,172, खैबर पख्तूनख्वा में 2,907, इस्लामाबाद में 393, आजाद कश्मीर में 67 और गिलगित बल्दिस्तान में 356 मरीज हैं। दुनिया में कोरोना मुतासरीन की तादाद 34,84,000 के करीब पहुंच गई। कोरोना का शिकार 2,44,000 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। दुनिया में मौलिक वबा को 11,08,000 से ज्यादा अफराद ने शिकस्त दी, जबकि अमेरिका में सबसे ज्यादा 11,66,000 अफराद मोहलिक वबा का शिकार हुए हैं। स्पेन में 2,45,000, इटली में 2,09,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि बरतानिया में 1,82,000 और फ्रांस में 1,68,000 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। जर्मनी में 1,64,000, रूस और तुर्की में कोरोना मरीजों की तादाद 1,24,000 तक पहुंच गई है। बाद आपको बताएं, PMA समेत दीगर एसोसिएशंस ने हुकूमत से कोरोना वबा को रोकने के लिए मुहिम शुरू करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन समेत दीगर तंजीमों के वफ्द ने डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की। डॉक्टर कैसर सज्जाद ने कोरोना के दौरान डॉक्टर्स को दरपेश मसाइल से आगाह किया। उन्होंने तमाम तिबी अमले को जाती हिफाजती सामान की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। सदर ममलिकत से दरखास्त की कि कोरोना की जंग में फ्रंट लाइन पर लड़ते हुए शहीद होने वाले 8 डॉक्टर्स के लवाहिकीन के लिए मुआवजे पैकेज का ऐलान किया जाए। उन्होंने कहा कि इस वक्त डॉक्टर्स को हौसला बढ़ाने की जरूरत है। डॉक्टर्स की तनख्वाहों से कटौती नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उनके लिए ऐलान करदा रिस्क अलाउंस को फौरी तौर पर नाफिज किया जाना चाहिए।
सिंध हुकूमत ने आलमी वबा के फैलाव का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दे दिया है। वजीर इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से लंबे अरसे तक कोरोना वायरस का सामना करना पड़ेगा। सिंध असेंबली के ऑडिटोरियम हॉल में सूबाई वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि तिब्बी माहिरीन के खिलाफ बातें करके उनकी तौहीन की गई। मुल्क में कोरोना वायरस वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से फैला। भाई खुदारा इन डॉक्टर्स की सुन लो, हमारी बातें तो आपको समझ में नहीं आएंगी, न कभी आई थी न आएंगी, लेकिन जो डॉक्टर्स जो माहिरीन कह रहे हैं वो भी गलत कह रहे हैं। उनका जो डॉक्टर्स हैं पूरे पाकिस्तान के जो माहिरीन हैं, उनका मकसद भी 18वीं तरमीम है, उनका मकसद भी NFC है, उनका मकसद भी नैब के केसेस हैं। शर्म करो इस तरह की बातें करते हुए कि सिर्फ अपनी नाअहली को छुपाने के लिए। आज अगर ये वायरस फैला है तो सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने वजीर आजम को चैलेंज करते हुए कहा कि उन्हें ये मालूम ही नहीं कि आइन में कितने आर्टिकल हैं और जिनकी अपनी हुकूमत 3 नशिस्तों पर खड़ी है वो 18वीं आईनी तरमीम खत्म करने की बातें कर रहे हैं। अब ये हमें बताएंगे वो लोग जिनको आइन की अलिफ बे नहीं पता है। मैं चैलेंज करता हूं वजीर आजम मुझे बता दें कि आइन के अंदर आर्टिकल कितने, सिर्फ ये बता दें मुझे। अभी जाके देख लेगा कि हो सकता है मेरी बात के बाद तो देख ले, लेकिन उसको नहीं पता कि आइन के अंदर आर्टिकल कितने, आइन के अंदर चैप्टर्स कितने। वजीर आजम मुझे बता दे, मैं जो सजा मुझे कहेंगे मैं भुगतने को तैयार हूं। उसको ये नहीं पता है, वो हमें बताएंगे कि 18वीं तरमीम क्या है, 18वीं तरमीम क्या है। सूबाई वुज़रा का मजीद कहना था कि लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक तरीक़ेकार वज़ा किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने सिंध के वुज़रा नासिर हुसैन शाह और सईद गनी को जवाब दे दिया। हलीम आदिल शेख कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ पर तो तनकीद करती है, लेकिन पहले वो अपनी कारकर्दगी भी बताए। आपने कहा कि हेल्थ में कुछ नहीं दिया गया, डॉक्टर्स को कुछ नहीं दिया गया, तो मैं आपके क्लियर करना चाहूँ 1,48,000 पर PPEs दी जा चुके हैं अपने तमाम तर लवाजमात समेत, तमाम दीगर सामान समेत 1,48,000 डॉक्टर्स के सूट्स तमाम लवाजमात समेत, तकरीबन 7,95,000 सर्जिकल मास्क जिसमें N95 मास्क भी शामिल है, 2,30,000 के करीब, बस 7,50,000 सर्जिकल मास्क और 2 लाख से ज्यादा 2,30,000 के N95 मास्क और तकरीबन 77,000 टेस्टिंग किट्स दी जा चुकी हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और कल बिलावल जरदारी साहब ने कहा कि मैं आज अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताऊंगा, तो शाह साहब कल बिलावल साहब भी कारकर्दगी बताना भूल गए, आप ही बता देते, आप तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। और मैं आप कहूँगा मिस्टर शर्म से सईद गनी साहब से कि कहाँ गया वो राशन आपका जो आपने अरबों रुपए का 1,08 करोड़ का राशन कहा था। 3 दिन पहले एक शो में आप कहते हैं कि पहले हमने कहते हमने 3.5 लाख का राशन दिया, फिर कहते वो बैठे बैठे 9.5 लाख का हो गया, फिर वो 10.5 लाख का हो गया, फिर वो 15 लाख का हो गया। सईद गनी साहब 3,500 लोगों को साबित कर दीजिए कि आपने राशन दिया है, बराए करम झूठ ना फैलाइए। लाहौर में अल खिदमत हेल्थ फाउंडेशन ने कोरोना टेस्टिंग लैब का इफ्तिताह कर दिया। इब्तदाई मरहले में 31 मई तक होने वाले तमाम कोरोना टेस्ट खसूसी रियायत के साथ 3,000 रुपए में किए जाएंगे। रिपोर्ट करेंगे सैयद वकार हुसैन। अल खिदमत फाउंडेशन ने सुरैया अजीम अस्पताल में कोविड-19 टेस्टिंग की लैब का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौके पर सदर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान अब्दुल शकूर, VC यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, सदर अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर अब्दुल अजीज आबिद, इंचार्ज लैब अनवार आलम समेत दीगर कायदीन मौजूद थे। सरपरस्त आला अल खिदमत फाउंडेशन और अमीर जमात इस्लामी लाहौर डॉक्टर जिक्रुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन रोजे अव्वल से अवामी फलाह बहबूद के काम को जारी रखे हुए है। ये कोरोना की वबा के जिसके अंदर एक खौफ की फजा थी और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात भी घर में निकलने से घबराती थी, ये अल खिदमत का क्रेडिट है कि इसकी लीडरशिप और इसके वॉलंटियर वो बिला खौफ व खतर बिला शुबा उन्होंने तमाम हिफाजती इक़दाम को बुरुए कार रखा, उन्होंने सोशल डिस्टेंस रखा, लेकिन उसके साथ साथ बगैर खौफ के वो पूरे मुल्क में निकले हैं। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने इन हालात में जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से अवाम की फलाह बहबूद के लिए किए जाने वाले इक़दाम को काबिल सताइश करार दिया। बड़े अदारे जब अपने एम्प्लॉयज की और उनकी खानदानों का जब स्क्रीनिंग कर देंगे तो हमें किसी लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि वायरस ले रहे हैं, वो अपने घर में भी, अपने दफातर में भी, अपने हॉस्पिटल में भी इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो अगर उनको आइडेंटिफाई कर दिया जाए तो इसमें ये लैब बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अल खिदमत लैब में 31 मई तक होने वाले तमाम कोरोना टेस्ट खुसूसी रियायत के साथ 3,000 रुपए में किए जाएंगे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर।
मुल्क में सनती और तिजारती सरगर्मियां कम होने के बावजूद हुकूमत की तरफ से नए नोट छापने की वजह से मुल्क में जेर गर्दिश नोटों की मालियत मुल्क की तारीख में पहली बार 62 खरब 33 अरब रुपए से भी तजावुज कर गई। कोरोना की वजह से गरीबों में रकम की तकसीम और दूसरे हुकूमती अखराजात में इजाफा हुआ तो हुकूमत ने नए नोट छापने शुरू कर दिए। अप्रैल के दौरान हुकूमत की तरफ से औसतन यौमिया 9 अरब 62 करोड़ रुपए के नए नोट जारी किए गए। स्टेट बैंक के मुताबिक अप्रैल के 4 हफ्तों के दौरान मजमूई तौर पर 269 अरब 49 करोड़ 19 लाख रुपए मालियत के नए नोट जारी किए गए, जिसके बायस इस दौरान मुल्क में जेरे गर्दिश नोटों की मजमूई मालियत 269 अरब 47 करोड़ रुपए के इजाफे से 62 खरब 33 अरब 28 करोड़ 9 लाख रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हुकूमत की तरफ से नए नोटों के इजरा में रिकॉर्ड इजाफे की वजह से रवा माली साल 10 माह के दौरान मुल्क में जेरे गर्दिश नोटों की मालियत में मजमूई तौर पर 914 अरब 29 करोड़ 42 लाख रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। रवा माली साल अब तक के अखराजात पूरे करने के लिए हुकूमत कमर्शियल बैंकों से ही मजमूई तौर पर 1672 अरब रुपए का कर्ज भी ले चुकी है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत ज्यादातर ममालिक से कम जरूर है, लेकिन अगर आमदनी और आवाम की कुव्वत खरीद के मुताबिक देखा जाए तो पाकिस्तान में पेट्रोल खरीदना दुनिया भर में सबसे महंगा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 61 बड़े ममालिक में पेट्रोल के 1 गैलन की डॉलर में कीमत के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल भारत, चीन, बरतानिया समेत 50 ममालिक के मुकाबले में काफी सस्ता है। सिर्फ 10 दूसरे ममालिक में पेट्रोल पाकिस्तान से सस्ता है, लेकिन अगर अवाम की औसत आमदनी और पेट्रोल की कीमत का मुआवजा किया जाए तो पाकिस्तान में पेट्रोल 61 बड़े ममालिक में से सबसे ही महंगा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 1 गैलन पेट्रोल के लिए दिन भर की आमदनी के 70.7% रकम चाहिए, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत में पेट्रोल की कीमत तो पाकिस्तान से ज्यादा बनती है, लेकिन वहाँ 1 गैलन पेट्रोल दिन की 64.6% आमदनी से खरीदा जा सकता है। चीन में भी पेट्रोल पाकिस्तान से महंगा है, लेकिन एक दिन की औसत आमदनी के सिर्फ 11.9% से 1 गैलन पेट्रोल खरीदा जा सकता है। तुर्की में भी पेट्रोल की कीमत तो पाकिस्तान से ज्यादा है, लेकिन 1 गैलन पेट्रोल के लिए एक दिन की आमदनी की सिर्फ 13.9% रकम की ही जरूरत है। दुनिया में कीमत के हिसाब से तकरीबन सबसे महंगा पेट्रोल हॉलैंड में है, लेकिन 1 गैलन खरीदने के लिए एक दिन की आमदनी का सिर्फ 4.5% ही चाहिए। सिंध हुकूमत ने गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हमल पर पाबंदी आयद कर दी। गंदम की जखीरा अंदोजी भी काबिल सजा जुर्म होगी। महकमा दाखिला सिंध के जारी करता हुक्मनामे के मुताबिक गंदम की बैनुल सूबाई अंदोजी भी काबिल सजा जुर्म होगी। गंदम को दीगर सूबों में ले जाने के लिए जखीरा करना भी ममनू होगा। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक इस फैसले का मकसद गंदम की किल्लत और कीमतों में इजाफे को रोकना है, क्योंकि इस बात की मुसद्दका इतलात मिली थी कि सिंध में गंदम की कटाई शुरू होने पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले ताजिर यहाँ पहुँच चुके हैं, ताकि गंदम की भारी मिकदार खरीद कर सिंध से मुंतकिल किया जाए और आने वाले महीनों में जखीरा की गई गंदम से भारी मुनाफा हासिल किया जा सके, जिसकी वजह से न सिर्फ मुस्तकबिल करीब में गंदम बल्कि इससे हासिल होने वाली दीगर मसनूआत की कीमतें भी बढ़ सकती थीं, जिसकी बुनियाद पर गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हमल पर पाबंदी आयद की गई है। इसका इतलाक आइंदा 45 रोज या हुकूमत सिंध के तय करदा गंदम खरीदारी का हदफ मुकम्मल होने तक रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़िलाई इंतजामिया की कार्रवाइयां नाजायज मुनाफा कमाने के लिए जखीरा की गई हजारों बोरियां गंदम, आटा और चीनी बरामद कर ली। मोटरवे पर गंदम से भरे ट्रक कब्जे में लेकर गोदाम में मुंतकिल कर दिए गए। पंजाब हुकूमत ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ डंडा उठा लिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जिला इंतजामिया की छापा मार कार्रवाइयाँ। मंडी भाउदीन की जिला इंतजामिया ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में गंदम की जखीरा की गई 37,000 से जायद बोरियां बरामद कर ली। स्टेट कमिश्नर के मुताबिक बरामद की गई गंदम की मालियत 10 करोड़ से जायद बताई जा रही है। लियाकतपुर गला मंडी के 4 गोदामों में छुपाई चीनी की 4,000 बोरियां बरामद कर ली। कामोकी में 2 राइस मिलों में जखीरा की गई 19,000 बोरियां बरामद करके गंदम खरीदारी मरकज पर मुंतकिल कर दी गई। वजीराबाद इंतजामिया का 2 गैर रजिस्टर्ड गोदामों पर छापा
غیر قانونی طور پر ذخیرہ کیے گئے 10,43,900 کلو چاول برآمد، گودام مالکان کو مجموعی طور پر 1.5 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ راولپنڈی محکمہ فوڈ اہلکاروں نے 10 دنوں میں موٹر وے پر چیکنگ کے دوران گندم سے بھرے 32 ٹرک قبضے میں لے کر ٹیکسلا فوڈ گودام میں منتقل کر دیے۔ راولپنڈی محکمہ خوراک نے آٹا بحران کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پنجاب سے رواں برس صوبے کے لیے کم از کم 50 لاکھ ٹن گندم کا ذخیرہ ہونے تک نقل و حمل پر مکمل پابندی عائد کر رکھی ہے۔ موٹر وے پولیس نے 4 ٹرک پکڑ کر 50 کلو گندم کی 2010 بوریاں برآمد کر لی۔ ترجمان کے مطابق ان دنوں حافظ آباد، وہاڑی، لیا، رحیم یار خان، مظفر گڑھ، بھاولپور، ڈی جی خان اور صادق آباد سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں بڑی مقدار میں گندم سمگل ہو رہی ہے۔ شہر اقتدار میں بارش سے موسم سہانا ہو گیا، بارش سے سارے منظر بھی دھل سے گئے۔ محکمہ موسمیات نے جمعرات تک بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں اسلم کھوکر سے۔ اسلم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا جو موسم ہے وہ گزشتہ رات ہونے والی بارش کی وجہ سے بہت زیادہ اچھا ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز شام سے ہی اسلام آباد میں جو ہے وہ بادل آ گئے تھے اور ہلکی ہلکی بوندا باندی جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی۔ تاہم رات کے وقت یہاں پہ بہت زیادہ بارش ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گرج چمک بھی بہت زیادہ تھی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق تقریباً 6 سے 7 ملی میٹر جو ہے بارش ریکارڈ کی گئی اسلام آباد اور راولپنڈی میں۔ راولپنڈی کے جو نشیبی علاقے وہاں پر رات جو ہے پانی بہت زیادہ جو ہے سطح اوپر ہو گئی تھی نالا لائی میں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو اسلام آباد میں موسم جو ہے وہ اس وقت دھوپ نکلی ہوئی ہے، تاہم ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی ہے۔ موسم انتہائی خوشگوار ہے، پیارا موسم ہے۔ روزہ داروں کے لیے یہ انتہائی خوبصورت اور پیارا اور ٹھنڈا موسم ہے، روزے کا وجہ سے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تاہم محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید جو ہے وہ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات نے نہ صرف اسلام آباد بلکہ جو بالائی علاقے ہیں، وسطی پنجاب ہے، جنوبی پنجاب ہے، اس میں آج اور کل کے دن جو ہے وہ جو بارش کا امکان ظاہر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ علاقوں میں جو ہے وہ ژالہ باری کا بھی کہا گیا ہے۔ اس کے بعد جو منگل اور بدھ کا دن ہے اس دن بھی یہاں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ بارش ہے، پورے ملک میں بتایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر وہ جو سخت آندھی جو ہوتی ہے وہ بھی چلے گی اور خاص طور پر جو فصل کے علاقے جس میں گندم ہے اور دوسری چیزیں ان کو نقصان پہنچنے کا جو ہے وہ خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ تاہم اگر ہم اسلام آباد کے موسم کی بات کریں، بہت خوبصورت موسم ہے۔ اس وقت بھی جو ہے وہ پرندے چہچہا رہے ہیں، تتلیاں ہمیں یہاں پہ اڑتی نظر آ رہی ہیں، درختوں کے جو پتے ہیں وہ ہمیں ہوا کی وجہ سے ہلتے نظر آ رہے ہیں۔ ساری چیزیں جو ہے وہ تقریباً جیسے دھل گئی ہوں، خوبصورتی ہے، بہار جیسے یہاں پہ مکمل طور پر آئی ہوئی ہے۔ یہ صورتحال اسلام آباد کی بہت ہی خوبصورت جو سورج کی روشنی ہے وہ بھی پڑ رہی ہے، تپش بالکل محسوس نہیں ہو رہی۔ درجہ حرارت جو ہے اس وقت تو ہے 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود موسم جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت اور سہانا ہے اسلام آباد کا۔ جی اسلم کھوکر، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ صادق آباد سے آپ کو خبر دیں گے، آندھی اور تیز بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے، موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش کے شروع ہوتے مختلف علاقوں میں بجلی بند، بارش سے روزے داروں کے چہرے کھل اٹھے۔ آصف آوان سے مزید جان لیتے ہیں۔ آصف، صادق آباد کا موسم کیسا ہے؟ جو تیز آندھی تھی وہ کالے بادل لے کے صادق آباد میں پہنچی ہے اور صبح سویرے ہی بارش برسنے کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے، جس سے روزے دار تو خوش ہے تو دوسری طرف کسانوں کے بارے میں بھی فکر مند ہے کہ فصل جو ہے ابھی کھیتوں میں پڑی ہے اور اس کو اکٹھا کرنے کا کام باقی ہے۔ اور یہاں پر معمول کے مطابق واپڈا کی جو بجلی ہے وہ مختلف علاقوں میں بند ہو چکی ہے۔ موسم کی صورتحال 2 سے 3 دن تک مزید اس طرح جاری رہے گی، محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے۔ آصف، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ فیصل آباد میں گندم کی کٹائی کا عمل جاری ہے۔ موسلادھار بارش کے باعث گندم کی فصل خراب ہونے کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں، مگر تاحال کسان باردانہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہیں۔ علی گوہر رپورٹ کریں گے۔ فیصل آباد میں رات ہونے والی موسلادھار بارش نے گندم کی فصل کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اس حوالے سے کسانوں کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ باردانہ کی فراہمی یقینی نہ بنائے جانے پر کسانوں کی محنت ضائع ہونے کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ تہاڈے سامنے ہے، جو کچھ بھی ہے دیکھ لو، نقصان کس طرح تہاڈا نقصان ہو جا رہا۔ مزدوری کرنے واسطے انہیں کنک وڈھدے بارش پی جاندی ہے۔ گورنمنٹ نوں چاہیے کہ کم سے کم چلو تھوڑا بہت ساڈا خیال کرو۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ حکومتی سطح پر کسانوں کی کوئی سرپرستی نہیں کی جا رہی۔ کسان اپنی محنت ضائع ہونے پر نوحہ کنا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ پہلے ٹڈی دل اور اب موسم کے بدلتے تیور اور باردانہ کی عدم فراہمی نے مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ بارشوں کی وجہ سے یہ ہماری جو فصل ہے یہ بہت تباہ ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے بھی یہاں پہ ٹڈی دل کا حملہ ہوا تھا، اس سے بھی فصلیں تباہ ہوئی تھیں۔ اب یہ بارشوں کی وجہ سے ہماری کٹی ہوئی فصل جو ہے یہ تباہ ہو چکی ہے۔ بارش کی وجہ بے موسمی بارشاں ہون ڈی ہیں، یہ وجہ زمینداراں دا بہت نقصان ہون ڈیا ہے۔
ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖੋ ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲਦੇ ਆ, ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बहुत फिर नुकसान होने दिया। इंतजामिया को चाहिए कि बारदाना की फराहमी जल्द मुमकिन बनाए। कैमरामैन जवेद भट्ट के साथ अली गोहर, सच न्यूज, फैसलाबाद। शेखुपुरा में तूफानी आंधी के साथ बारिशें 2 दिन से जारी हैं। आसमान पर काले बादलों के डेरे हैं। मौसम खुशगवार हो गया। शेखुपुरा में जारी गंदम की कटाई रुक गई है। मियां मेहरान से मजीद जान लेते हैं। मियां मेहरान, शेखुपुरा का मौसम कैसा है और गंदम की कटाई भी मुतासिर हो रही है इससे? जी बिल्कुल, शेखुपुरा का मौसम है, 2 दिन से बारिशें हो रही है। यहाँ मौसम तो रोजगारों के लिए बहुत खुशगवार हो गया, लेकिन किसानों के लिए ये बाले जान बन गया है। किसानों को गंदम की कटाई ना करने पर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। वो कह रहे हैं कि गंदम की कटाई नहीं होगी तो हमारे बच्चे इस साल भूखे रह जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया मियां मेहरान आपका। रहीम यार खान में गरज चमक के साथ तेज हवाओं के बायस मौसम तो खुशगवार हो गया, मगर फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा भी पैदा हो गया है। आपको बताएं कि रहीम यार खान में गरज चमक के साथ तेज बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया, मगर फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा भी पैदा हो गया है। रहीम यार खान में गरज चमक के साथ तेज बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया, मगर फसलों को नुकसान का खदशा भी पैदा हो गया है। मजीद जानेंगे मोहम्मद फारूक से। फारूक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह से ही रहीम यार खान में जो है वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको फसलों के बारे में बताता चलूँ तो फसलों को इससे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, क्योंकि यहाँ पे फसलों की कटाई जो है वो जारी है। बारिश के तेज होने के बायस फसलें जो है वो खराब हो जाएंगी, जिससे काश्तकारों को भारी नुकसान पहुंचेगा। सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक। रमजानुल मुबारक का पहला अशरा इस्लामाबाद में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। फल हो या सब्जी, तमाम तर अशिया जरूरिया आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। दुकानदार मनमाने निर्ख वसूल करने लगे, कोई पूछने वाला नहीं। रिपोर्ट करेंगे अलमदार बलोच। रमजानुल मुबारक का पहला अशरा खत्म होने को है, मगर हुकूमत और इंतजामिया मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों को काबू न कर सकी और हर चीज महंगी होती जा रही है। प्याज, आलू, टमाटर, लहसुन हो या फिर अदरक, हर चीज की कीमतें बढ़ गई हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत रिलीफ देने के दावे तो करती है, पर आवाम तक कोई समरात नहीं पहुँचते। महंगाई कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में जो है जब कोई त्यौहार आता है, चाहे ईद का मौका हो या रमज़ान का मौका हो, इसमें जो है हमेशा यहाँ मुनाफाखोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। हुकूमत को ख़ास तवज्जो देनी चाहिए इस मामले पे। रमज़ान में हमेशा हर चीज़ महंगी होती जा रही है। कल अगर कोई चीज़ 180 थी तो आज 200 होगी और कल जाके 220 होगी। तो मैं ये कहूँगा कि कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी होनी चाहिए जो कीमतों को मुकर्रर करे। शहरियों का मजीद कहना था कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां अपना काम करें तो मुनाफाखोरी को रोका जा सकता है। दुकानदार लिस्टें होने के बावजूद मनमाने निर्ख वसूल कर लेते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। लॉकडाउन के दौरान आवाम की मजबूरियों का फायदा उठाने वाले मुनाफाखोरों ने अद्वियात की कीमतों में भी मजीद इजाफा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकर। वादी कोयटा में माह सियाम में लॉकडाउन के दौरान बुनियादी जरूरत की अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने यूं तो पहले ही अवाम को शदीद मुश्किलात का शिकार कर रखा है, मगर मुतलका हुकाम की बेहिसी का फायदा उठाते हुए मुनाफाखोरों ने अब अद्वियात की कीमतों में भी मनमाना इजाफा कर दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम फार्मेसीज में न सिर्फ जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें बढ़ाई गई हैं, बल्कि ज़ियाबतिस, बुलंद फिशार खून और अल्सर समेत दीगर बीमारियों के इलाज की अद्वियात में भी 30 से 45% इजाफा किया गया है। मेडिकल स्टोरों से ये ड्रग इंस्पेक्टर यानी मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर से एक दिन में 2-3 लाख रुपए के सैंपल ले जाते हैं। अब वो कहते हैं कि भाई आप सैंपल ले जाएं, उसको टेस्ट करें, बेशक, लेकिन हमें उन सैंपल की पेमेंट करें। अगर हमारे सैंपल गलत निकलते हैं तो बेशक फिर हमें दुकान भी सील कर दें। इसके लिए तरीक़ाकार जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, इनकी जो मुतल्लिका इसके महकमा है, उनके अफसरान हैं, उनका तरीक़ाकार बहुत गलत है। इसमें सिर्फ वो इसके में सबसे पहले इसके बदलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर चेक एंड बैलेंस न होने की वजह से ज़ियाबतिस के मरीजों को डॉक्टरों की जानिब से तजवीज की जाने वाली मुख्तलिफ अकसाम की इंसुलिन की कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा सामने आया है। हमारे ड्रग कोर्ट में केसेस की जो तादाद बढ़ी है, जो ज्यादा पहले की निस्बत ज्यादा केसेस ड्रग कोर्ट जा रहे हैं, तो इससे ज़ाहिर लग रहा है ना, पता चल रहा है कि लोगों में बहुत सारा खौफ इसमें आ गया है कि भाई ये चीज़ आसान नहीं है कि अगर हम इसमें जो है ऐसे हाथ डाले। और जो ज़ारूनी में जो हमने जितने भी केसेस की और जितनी मेडिसिन
पर्सन रिकवर्ड किए वो कई सालों में ऐसा नहीं हुए ना, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ना कि इस ड्रग रूल नहीं, ड्रग रूल के साथ साथ हम बिल्कुल काबू पाएंगे। महंगे दामों फरोख्त होने वाली इन अद्वियात में ऐसी अद्वियात भी शामिल हैं जो मरीजों को मुसलसल हर माह लेना पड़ती हैं। अद्वियात की कीमतों में इस इजाफे से उनके माहाना बजट पर भी सख्त असरात मुरतब हो रहे हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। हुकूमत पंजाब ने यूटिलिटी स्टोर्स के औकात बढ़ाने का हुक्म दे दिया है। पंजाब में यूटिलिटी स्टोर्स रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। इस सिलसिले में बाकायदा मरासला भी जारी कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी। पंजाब हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स को रात 8 बजे तक खुले रहने की इजाजत दे दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स के औकातकार बढ़ाने का फैसला अवामी सहूलत के पेश नजर किया गया ताकि शहरी अफ्तारी के बाद भी खरीदारी कर सकें। मरासला में वाजे किया गया कि यूटिलिटी स्टोर्स पर कोरोना कंट्रोल, समाजी फासले पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर सरकारी नर्ख वाज़े आवेजा किए जाएंगे, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। आइए अब आपको एक मुनफरिद डिजाइन पर बनी मस्जिद के बारे में बताते हैं। कराची के इलाके लयारी के मकीनों ने अपनी मस्जिद को कश्ती की शक्ल में बना लिया। मजीद बता रहे हैं मज़ाहिर सईद। दो सड़कों के दरमियान खड़ा ये समंदरी जहाज नहीं बल्कि पाकिस्तान की मशहूर कश्ती वाली मस्जिद है। कराची के इलाके लियारी में मुनफरिद डिजाइन की मस्जिद तामीर की गई, जिसे एक बार देखकर कोई इंसान कभी भुला नहीं सकता, क्योंकि ये मस्जिद कश्ती के डिजाइन में तामीर है। गौर से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये कश्ती पानी में रुकी हुई है। इस मस्जिद के डिजाइन की इब्तिदा में इंजीनियर्स ने वाजे किया था मस्जिद का डिजाइन कश्ती के तर्ज पर किसी सूरत नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जब नियत सच्ची और बात अल्लाह के घर की तो नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। ये हमारे थे शोएब भाई, जिनके ये ज़हन में एक आइडिया आया था कि हमें ये कश्ती नुमा बनाए, लेकिन उनसे ये बन नहीं पा रहा था। और फिर उसको एक ख्वाब में इस चीज़ का दीदार हुआ कि आप इस तरीके से अगर इस स्ट्रक्चर को बनाएं तो वो कामयाबी पर हो सकता है, और उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग करना चालू की, तो आज आपके सामने ये शाकार खड़ा है। कश्ती वाली मस्जिद सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदरूनी तौर पर भी कश्ती नुमा तामीर की गई है। यहाँ नमाज पढ़ने वाले कहते हैं कि इस मस्जिद की तामीर की खास बात यह है कि बिजली हो या न हो, इस मस्जिद की तर्ज तामीर की वजह से गर्मी का एहसास नहीं होता। काफी अच्छा लगता है, हवादार खिड़कियां हैं, माशाल्लाह सब अच्छा है, मतलब पढ़ने में भी मजा आता है, लाइट चली है, कोई मसला नहीं है। इलाका मकीनों का कहना है कि अंग्रेज दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान कच्छ से ताल्लुक रखने वाली कच्ची बिरादरी के मजदूरों ने इस जगह पर मस्जिद तामीर की थी। इस मस्जिद को तरक्याती कामों की वजह से शहीद कर दिया गया था। 150 साल तारीखी इस मस्जिद का नाम कच्ची जामे मस्जिद था। ताहम तीसरी मरतबा कश्ती के डिजाइन में तामीर होने के बाद ये कश्ती वाली मस्जिद के नाम से मशहूर हो गई। इस मस्जिद में 700 से 900 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। पहले पुरानी मस्जिद थी हमारी, ये ब्रिटिश के टाइम, ब्रिटिश से पहले की कच्ची मस्जिद थी, वो उसको शहीद करके फिर हम लोगों ने दूसरी बनाई। ये तीसरी मतलब ये हमारे बच्चों ने मतलब नौजवान हैं उन्होंने मतलब डिज़ाइन बनाया। तकरीबन ये 3 फ्लोर हैं, इसमें तकरीबन 1000 से 900 अफराद की मतलब गुंजाइश है। लियारी के इलाके मिर्जा आदम खान रोड पर वाक़े कश्ती वाली मस्जिद का इंतजाम मकामी कच्ची मेमन बिरादरी ने संभाला हुआ है। इस मस्जिद की बुनियाद से जद्दोजहद करने वाले मोहम्मद इसाक कहते हैं मस्जिद की तामीर के लिए इलाके में बसने वाले हर फर्द ने अपना हिस्सा डाला है। पहले तो हम लोगों ने बांधे थे कि हर घर में से 100 रुपया लेते थे महीने, तो जमा हुए तो 35,000 हुए। फिर जो अल्लाह ने 35,000 क्या है इससे तो कुछ भी बिरादरी हमारी कच्ची बिरादरी है, बलोच बिरादरी है, मियाँ वाली की बिरादरी है, तो ये भी ताउन कुछ करते हैं चंदे में। ये ऐसे हमारी बिरादरी जो है उसका ज़्यादा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की कदीम तरीन इलाके लियारी में तामीर की गई कश्ती वाली मस्जिद दुनिया भर में अपने मुनफरिद डिजाइन और गैर मामूली होने की वजह से 20 खूबसूरत और यादगार मसाजिद के तौर पर शुमार होने लगी है। नमाजी कहते हैं कि हमें कश्ती वाली मस्जिद में नमाज अदा करने में दिली सुकून मिलता है। कैमरामैन एहसन रजा के साथ मज़ाहिर सईद, सच टीवी, कराची।
کابل سے آپ کو خبر دیں گے 7 روز کے دوران 17 صوبوں میں طالبان کے حملوں میں 17 افغان شہری جان سے گئے جبکہ 49 افراد زخمی ہو گئے. زیادہ اموات دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے ہوئیں. ترجمان نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جانب سے بتایا گیا ہے 7 روز کے دوران 17 صوبوں میں طالبان کے حملوں میں 17 افغان شہری جان سے گئے جبکہ 49 افراد زخمی ہو گئے. ترجمان نیشنل سیکیورٹی کونسل کے مطابق زیادہ اموات دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے ہوئیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کے قانونی مشیر اور سابق کرکٹر شعیب اختر کے درمیان معاملہ شدت اختیار کر گیا. کئی سابق کرکٹرز نے معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کرانے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں. ذرائع کے مطابق تفضل رضوی نے باقاعدہ معافی کے بغیر بات چیت سے انکار کر دیا ہے. اپنی ولاگ پر سب کو تنقید کا نشانہ بنانے والے فاسٹ بالر شعیب اختر کو لینے کے دینے پڑ گئے. شعیب اختر کے معاملے کو عدالت میں جانے سے قبل حل کرنے کے لیے کئی سابق کرکٹرز نے کوششیں تیز کر دی ہیں. سوشل میڈیا پر محمد یوسف نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں، شعیب اختر پاکستان کے سٹار کھلاڑی ہیں. شعیب اختر اور تفضل رضوی کو چاہیے کہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل کریں. ان معاملات سے نوجوان کھلاڑیوں پر برا اثر پڑتا ہے. ایسی چیزوں سے ہماری کرکٹ پیچھے جاتی ہے. ادھر شاہد خان آفریدی نے معاملے کو بات چیت سے حل کر کے صلح کی پیشکش کی ہے. ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے بوم بوم شاہد خان آفریدی نے لکھا کہ شعیب اختر کا پاکستان کے بہترین بالرز اور میچ جتوانے والے کھلاڑیوں میں شمار ہوتا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ شعیب اختر نے کہا ہے کہ وہ قانون اور وکلا کا احترام کرتے ہیں. امید ہے کہ شعیب اختر تفضل رضوی سے معاملات جلد حل کرا لیں گے. شعیب اختر نے پی سی بی قانونی مشیر تفضل رضوی کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جس پر تفضل رضوی نے شعیب اختر سے معافی مانگنے اور 10 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ کیا ہے. راولپنڈی ایکسپریس نے معافی مانگنے اور ہرجانے کی ادائیگی کے بجائے بھرپور جواب دینے کا اعلان کیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ نیوز.